कि 2025 जो है वो लव अफेयर्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंसान की अपनी भी तो एक आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी भी कुंडली है, उसके अपने भी और ग्रहों का भी प्रभाव है। किसी का मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो वह उसे क्यों परेशान करेगा। एक व्यक्ति जो बेचारा वेट कर रहा है कि इस महीने इस साल उसकी प्रमोशन होनी थी, हो सकता है उसकी प्रमोशन 2.5 साल बाद हो रही है, 3 साल बाद हो रही है, कि शनि ने उस समय को खींच दिया। पर इन चीज़ों का इफेक्ट कब आता है? उन चीज़ों का इफेक्ट सबसे ज़्यादा तब आता है जब वह आपकी चंद्र राशि पर गोचर कर रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए खुशखबरी है, कर्क राशि वालों के लिए खुशखबरी है। से बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि धन का कैसे पता चलता है, कुंडली में किस भाव से पता चलता है धन का। यदि मान लीजिए द्वितीय जाके 11th हाउस में बैठ जाए या एकादशेश यानी 11th हाउस का लॉर्ड जाके धन भाव में बैठ जाए, ये बहुत अच्छे धन कारक योग बनाते हैं। आपको एक चांदी का सिक्का लेना है और उसे जब पानी बोलते हैं ना, चलता हुआ पानी है, चलते हुए पानी में आप उसको पूर्णिमा के दिन प्रवाह करें। अच्छा, यह आपके पिछले जन्म के ऋण को और इसके दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करता है। आप देखेंगे अगर आपकी माता को हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, उसमें उनको इम्प्रूवमेंट लगने लगेगी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। ये पॉडकास्ट बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही खास हैं। वो एक ऐसी मेहमान है जो आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देकर ही कर सकती हैं। आप दर दर भटक रहे हैं, आपको अगर आपकी तमाम समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पर एस्ट्रो नेहा सोलंकी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच कंचन जी। चलिए मैम, इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं क्योंकि इस पॉडकास्ट से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगी जिनके आंसर से शायद लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाए। तो सबसे पहले मैं आज आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि 2025 बिल्कुल आने को है नेहा मैम, और ऐसे में हम लगातार ये सुन रहे हैं कि ये जो 2025 है ये लव बर्ड्स के लिए, लव अफेयर्स के लिए ये अच्छा नहीं है। हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे, बहुत सारे तलाक होंगे, तो क्या ये सच है? इसके बारे में बताइए। जी देखिए कंचन जी, क्या है जो हमारा सन 2025 है जो साल आ रहा है, यह देखा जाए तो मुख्य तौर पर यह मंगल का साल है। बहुत जगह मैंने भी बहुत कुछ ऐसा सुना है, देखा है कि लोग कह रहे हैं तलाक होंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्रेकअप्स होंगे। पर देखिए लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं होती है। उनका देखिए बताने का जो एक मेन रीज़न है वह है गोचर है जो मंगल का, वह मिथुन राशि में वह वक्री अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। जनवरी 2025 से वक्री यानी कि उनकी रेट्रोग्रेड कंडीशन। तो जब वक्री अवस्था में मंगल ग्रह आ जाते हैं तो क्योंकि कई बार देखिए मंगल को हम एक तरीके से रिलेशनशिप का तो नहीं कहूँगी, पर रिलेशनशिप को ब्रेक कराने के लिए देखते हैं कि रिलेशनशिप में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल को जिम्मेदार माना जाता है। अगर आपस में बोलते हैं ना एक प्यार नहीं है या आपस में एक माइंड नहीं मिलता है तो उसको कई बार, क्योंकि देखिए मंगलीक को भी हम देखते हैं कि अगर कोई शादीशुदा ज़िंदगी में है और एक व्यक्ति मंगलीक है दूसरा नहीं है, तो भी बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके की बहुत ज़्यादा मिथ भी हैं। और मंगल क्योंकि पाप ग्रह है, गुस्से का कारक है, तो इससे भी लोग कनेक्ट करके देख रहे हैं। देखिए मैं इस चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मंगल ग्रह मैं मानती हूँ गुस्से का कारक है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स कराते हैं, सेपरेशन, तलाक, लड़ाई झगड़ा सब कुछ मंगल कराते हैं। गोचर का असर भी आम इंसान की ज़िंदगी पे होता है, बिल्कुल होता है, पर साथ ही साथ हमें देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अपनी कुंडली कैसी है। सिर्फ देखिए ये एक ओवरऑल यह प्रेडिक्शन होती है कि यह साल आएगा, उसका गोचर का यह प्रभाव होगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर मंगल का प्रभाव आएगा तो लोग कहीं ना कहीं कष्ट देखेंगे, टेंशन्स, दुख तकलीफ भी देखेंगे। लोगों की एक बोलते हैं ना कि जो हर्डल्स होती हैं लाइफ में वह भी बढ़ सकती हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत प्रभावशाली कुंडली लेकर बैठा है, ज़रूरी नहीं है कि वह मंगल उसको उतना ही परेशान करें। अगर उनकी कुंडली में मंगल की ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है,
या उच्च स्थिति के बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि बना रहे हैं, कोई चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, इस तरह के जब योग बनाते हैं और अपनी उच्च स्थिति में भी मंगल बहुत कुछ देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है मंगल का यह गोचर या मंगल की ये वक्री अवस्था उनके चार्ट पर उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डाले। जैसे कि हमने बात करी लव रिलेशनशिप की, तो देखिए लव रिलेशनशिप में भी यही चीज़ होती है कि आप जो दो लोग रिलेशन में हैं या लव रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का पर्सनल चार्ट कैसा है। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं गोचर है तो उसका कुछ परसेंटेज, मैं कह सकती हूँ कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज अफेक्ट कर सकता है, बट फिर साथ में कॉम्बिनेशन में आपका खुद का चार्ट भी काम करता है, आपकी खुद की दशाएं कैसी चल रही हैं वह काम करता है। हो सकता है मिथुन राशि में जो यह मंगल वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे, कहीं ना कहीं यह थोड़ा मिथुन राशि वालों को, जिनकी कहते हैं ना चंद्र राशि मिथुन है, उनको काफी हद तक परेशान भी कर सकता है, क्योंकि वक्री एक तो मंगल हो गए, पाप ग्रह हैं, उस पे से और डबल नेगेटिव हो गए, तो उनके लिए वह कष्ट को बढ़ा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यह पूरी दुनिया के लिए ही फिर रिलेशनशिप खराब, अब मीन्स लोगों के तलाक हो रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कहीं ना कहीं मंगल चीज़ों में परेशानी दे सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ा सकते हैं, बट अगर आपकी कुंडली, आपकी मैरिड लाइफ के जो ग्रह हैं, आपका सप्तम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव मजबूत हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, तो वह उसको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ एक मास प्रिडिक्शन बोलते हैं ना, एक ओवरऑल प्रिडिक्शन सिर्फ सुन लेने से एक आम इंसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जरूरत है कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी बनी हुई है। लेकिन लोग तो डरे हुए हैं, क्योंकि लोग जैसे देख रहे हैं कई सारी, अगर हम देखें कि रील्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर हम कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो बहुत सारी वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि 2025 जो है वो लव अफेयर्स के लिए नहीं है। मतलब जी, मैंने आपको यही बताया ना अभी कि यह ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सुन लिया और आप उस पर बिलीव करें, नहीं। ठीक है, देखिए क्योंकि यह रिलेशनशिप का कारक नहीं है, पर इसको हम कैसे देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मंगलीक है तो उसके लिए इन इफेक्ट्स को यह बढ़ा सकता है। लड़ाई, कहते हैं ना कि शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा मंगल का प्रभाव देखा जाता है, उस तरीके से ये नेगेटिविटी को बढ़ा सकता है। पर अगर आप ये कहें कि रिलेशनशिप ब्रेक करा देगा, तलाक करा देगा, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंसान की अपनी भी तो एक आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी भी कुंडली है, उसके अपने भी और ग्रहों का भी प्रभाव है, जिसकी अगर मान लीजिए किसी का मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो वह उसे क्यों परेशान करेगा। बिल्कुल ये है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी कुछ स्क्रॉल कर रहा है तो उस पर वो बिलीव कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सबकी अलग अलग कुंडली है और अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है। जरूरी नहीं है मतलब कि अगर 2025 जो है वो किसी एक के लिए अगर लव अफेयर्स के लिए खराब हो तो सबके लिए। यस, यू आर राइट। बिल्कुल लोगों को ये समझना होगा, होगा बिल्कुल, क्योंकि लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। और अगर जिन लोगों को ज्यादा ऐसा लगता है कि क्या होगा, कहीं कोई ब्रेकअप ना हो जाए, कोई रिलेशन खराब ना हो जाए, तो वे अपना पर्सनल चार्ट जरूर चेक कराएं कि उनके कुंडली में कैसी स्थिति बनी हुई है। अगर उसके बाद उनको लगता है कि हाँ यह मंगल का साल उनके लिए नेगेटिव है, तब वे उसके लिए आगे स्टेप ले सकते हैं। इसके साथ ही मैम अगर हम देखें तो 2025 में हम देख रहे हैं कि राहु भी मूव कर रहा है, केतु भी मूव कर रहा है, शनि भी मूव कर रहा है। ये वो प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही रेयर मूव करते हैं, मतलब ये बैठते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, लेकिन ये मूव कर रहे हैं 2025 में। ऐसे में लोग शनि से बहुत डरे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि जो शनि की 7.5 जिनकी शुरू हो रही है उनके लिए बहुत मुश्किलें शुरू हो जाएंगी अब, मतलब अब 7.5 साल तो मतलब चले गए, खत्म हो गए, लोगों को ये डर लगा रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और उपाय जरूर बताइएगा। देखिए मैं अगेन, मेरी हमेशा एक ही मेरा व्यू रहता है, क्योंकि देखिए जो सत्य है, जो सच है, वह बार बार बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। जो मेरी एक स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमेशा रहती है। जैसे कि अब आपने शनि ग्रह की बात करी, शनि की 7.5 की बात करी, मैं एग्री करती हूँ। अगेन मंगल ग्रह का जैसे मैंने बताया, शनि भी एक पाप ग्रह हैं। शनि डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं। बहुत ही बार ऐसा होता है कि वह चीज़ों को खींच के रख देते हैं। एक व्यक्ति जो बेचारा वेट कर रहा है कि इस महीने, इस साल उसकी प्रमोशन होनी थी, हो सकता है उसकी प्रमोशन 2.5 साल बाद हो रही है, 3 साल बाद हो रही है, कि शनि ने उस समय को खींच दिया। पर इन चीज़ों का इफेक्ट कब आता है? उन चीज़ों का इफेक्ट सबसे ज़्यादा तब आता है जब वह आपकी चंद्र राशि पर गोचर कर रहे हों, यानी कि आपकी राशि पर उनका गोचर चल रहा हो।
शनि की साढ़े सती ठीक है, मैं मानती हूँ नेगेटिव इफेक्ट देती है, पर शनि कब नेगेटिव इफेक्ट देते हैं? जो कर्मा आप करके आए हैं उसी कर्म के आधार पर वह आपको फल दे रहे हैं। और ऐसा अगेन जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की शनि की साढ़े सती चल रही है तो उसके साथ बुरा ही होगा, नहीं। सबसे पहले ज़रूरत है उसे कि वह अपनी कुंडली चेक करवाए, शनि की स्थिति जाने, शनि अस्त हैं, शनि उच्च स्थिति में बैठे हैं, शनि किस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यह देखना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि देखिए कहा कि आम लोग डर रहे हैं, डरने की देखिए अगर देखिए जो हम करके आए हैं वो तो हमें भुगतना ही है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए खुशखबरी है, कर्क राशि वालों के लिए खुशखबरी है। इनके ऊपर से जो शनि का ढैया है वह 29 मार्च 2025 को ख़त्म होने जा रहा है। यह लोग बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे, ये लोग फील करेंगे कि एक जो बर्डन बना हुआ था, क्योंकि मैंने कहा शनि जो है कर्म प्रिय हैं, अपने कर्मों के आधार पर उन्होंने जो भी झेला, जो भी उन्होंने फेस किया, मार्च में उन्हें उसे काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। वह देखेंगे कि उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं मेष राशि, मीन राशि और जैसा कि कुंभ राशि पर भी शनि की साढ़े सती का मध्यम भाग चलेगा। देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि कहीं बैठे हुए हैं, वह कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कौन से भाव के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उनका भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मीन राशि वालों को देखिए सोचकर समझकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है शनिदेव यहाँ पर उनके खर्चे बढ़ा दें, रिलेशनशिप में भी शनि उन्हें यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। साथ ही मैं कहूँगी मेष राशि वाले वह शुरू में काफ़ी हद तक चीज़ों को एवरेज चीज़ें फेस करेंगे कि ठीक है समय ठीक चल रहा है, पर थोड़ा सा समय जैसे आगे बढ़ेगा तो वह थोड़ी सी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। पर इन सभी राशियों के लिए भी, जो कि मैंने कहा मेष, साथ में आपकी मीन राशि और हमारी कुंभ राशि, इन तीनों के लिए भी देखिए अगेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि सिर्फ एक ग्रह का प्रभाव नहीं देखना चाहिए। गुरु ग्रह भी हमारी जो गोचर है उनका भी वह 16 मई से चेंज होने जा रहा है। तो गुरु एक शुभ ग्रह हो गए, शनि एक नेगेटिव ग्रह है, शनि पाप ग्रह हैं, पर गुरु एक अच्छे शुभ ग्रह हैं। वह आपको धन देते हैं, पुत्र देते हैं यानी कि संतान देते हैं, साथ ही साथ वह आपको अच्छी मैरिड लाइफ का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर शनि इन राशियों को परेशान करेंगे, कहते हैं ना दुख देंगे, कष्ट देंगे, वहीं पर गुरु आकर उन्हें काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। इसीलिए कुछ भी सुनकर बिलीव करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए अगर जब जो हमारे ग्रह हैं, हमें सभी ग्रहों का प्रभाव मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ग्रह है और वह हमारे साथ बुरा करेंगे और हमें उसी के बुरे फल पूरा टाइम मिलते रहेंगे, नहीं। फिर महादशाओं और दशाओं का बहुत अंतर आ जाता है। इस तरीके से यह काम करते हैं। लेकिन जैसे लोग हैं उनका ये कहना है कि ठीक है शनि की साढ़े साती को लेकर बात हुई तो उनका ये भी एक मन में रहता है कि कोई ऐसा छोटा सा कोई उपाय हो जिससे, ये तो नहीं कि देखो ये तो सभी जानते हैं कि नहीं बिल्कुल उपाय अगर श्रद्धा के साथ किया जाए तो बिल्कुल फल मिलता है, फल मिलता है जी। लोगों का कहना है कि ठीक है शनि की साढ़े साती चल रही है, हमें मालूम है कि अभी वक्त जो है वो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, लेकिन कोई ऐसा उपाय जो इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो सके। जी देखिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि आपने क्या करना है। मान लीजिए जिन लोगों की साढ़े सती चल रही है या शुरू होने जा रही है, या जिन लोगों का मान लीजिए कहते हैं ना एक ढैया का पीरियड भी शुरू हो रहा है, उनके लिए भी बहुत ही आसान उपाय है। यह आप क्या करें, 11 सोमवार इस उपाय को करें। आपने रुद्राभिषेक करना है। अच्छा जी, जो भी लोग इस परेशानी को देख रहे हैं जिनका समय शुरू होने जा रहा है, वह काले तिल लें और वह शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद आप जल चढ़ाना चाहते हैं या प्रॉपर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, यह एक बहुत ही देखिए मैं बताऊंगी शनि देव का बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि शनि देव को भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। अच्छा। जब आप उनको काले तिल के साथ पूजते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलता है, और शनि देव का जो भी कर्मों से हमें मेल जोल करके जो भी हमें समय भुगतना है या समय हमें भुगतने को मिल रहा है, उन परेशानियों में शिव भगवान काफ़ी हद तक कमी करते हैं, नेगेटिविटी के इम्पैक्ट को काफ़ी कम करते हैं। तो यह उपाय अगर हमारे व्यूअर्स करें तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
ठीक है। इसके साथ ही एक और सवाल है आपसे, जैसे मैम हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, मतलब बहुत अच्छे क्रिकेटर बनते हैं। जैसे हमारे जितने भी क्रिकेटर्स ले लें, अभी तो हाल ही में मैंने देखा कि एक सिर्फ 13 साल का बच्चा है जो अभी खेलने के लिए जा रहा है आईपीएल में। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारे स्पोर्ट्स में जाते हैं, चाहे फुटबॉल में जाएँ चाहे क्रिकेट में जाएँ, जी तो ये कैसे, मतलब कैसे भाव पता चलता है, किस ग्रह से पता चलता है कि हम जी स्पोर्ट्स में जाएंगे? जी, बहुत ही आपने देखिए अच्छा क्वेश्चन किया है कंचन जी, क्योंकि आजकल जो हमारी यूथ है वह भी कहीं ना कहीं चाहती है कि अगर वह स्टडीज़ में अच्छा कर रहे हैं तो साथ में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी हों। बहुत से लोगों का ये ड्रीम होता है कि वह आगे जा सके, शाइन कर सके, एक लोगों में अपनी एक अलग इमेज बना सके। देखिए, मैं जो मेनली इनमें देखती हूँ तो मैं दो मुख्य ग्रहों को देखती हूँ। बेसिकली देखा जाए तो अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप देखें तो वह राहु ग्रह किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी दे सकता है। अच्छा। साथ ही साथ मैं कहूँ अगर उसी व्यक्ति के सूर्य ग्रह भी बहुत अच्छे बैठे होते हैं तो ऐसे में वह व्यक्ति अपना मान सम्मान पाता है, एक ऊंचा पद पाता है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति हमेशा लाइमलाइट में रहता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, हमारे देश में या बाहर के देशों में भी इनका एक अपना अलग ही नाम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इनके फॉलोअर्स होते हैं, इनको इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो राहु, यदि किसी व्यक्ति का राहु थर्ड भाव में, जैसे देखिए कुंडली का जो थर्ड भाव होता है वह, उससे हम क्या देखते हैं, उससे हम देखते हैं कि पराक्रम, किसी भी चीज़ को करने की लगन। आप अगर किसी कंपटीशन में जा रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसको किस हद तक, किस पराक्रम के लेवल से, किस एनर्जी के लेवल से निभाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में थर्ड हाउस में राहु बैठ जाए, राहु की यह स्थिति दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर उसे राइट ट्रैक मिल जाए और उसी राइट ट्रैक को वो फॉलो करे तो वह बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। वह लाइफ में वो ऊंचाइयां हासिल कर सकता है कि जिसको एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। पर उसके साथ 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 जरूरत है उसकी लगन की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड हाउस में राहु बैठ गया तो वह अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा या अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाएगा, नहीं। कोशिश आपने ही करनी है। जब आप अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपके ग्रह भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। तो थर्ड हाउस का राहु बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप देता है। और यदि साथ में मैंने कहा सूर्य ग्रह भी उस अगर पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठ जाए तो वह उसको उस स्पोर्ट्स में या उस फील्ड में बहुत ही अच्छा एक मान सम्मान, एक बोलते हैं ना पद प्रतिष्ठा, वह दिलाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि लगन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि राहु अगर मेरे थर्ड भाव में आकर बैठ जाएंगे तो मैं स्पोर्ट्समैन ज़रूर बन जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि लोग कहेंगे ठीक है फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में देखा जाए। ठीक है, इसके साथ एक और मेरा सवाल है, जैसे हम स्पोर्ट्स का देख रहे हैं, ऐसे अगर हम देखें सेलिब्रिटी का, जैसे हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कुछ तो देखिए फैमिली बैकग्राउंड से ही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत करके मॉडल बन रहे हैं, फिर एक्टर एक्ट्रेसेस बन रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है, इसका थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, क्या होता है कंचन जी, जैसे मैंने आपको बताया राहु स्पोर्ट्स का भी कारक है। स्पोर्ट्समैनशिप जो देता है ना कि एक लगन आगे बढ़ने की, वह राहु थर्ड हाउस में देता है। वैसे ही अगर हम सेलेब्स की बात करें, मीडिया की बात करें, तो जितना भी हमारा मीडिया है, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, हमारा जितना भी हमारा ये जो मूवीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, यह सब कुछ राहु और शुक्र के अंतर्गत आते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु अच्छी स्थिति में बैठा है, बहुत ही पवित्र स्थिति में बैठा है, देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, तृतीय भाव, फिर छठा भाव और फिर 11वें भाव, इन तीनों भावों में अगर राहु ग्रह स्थिति बनाते हैं, बैठते हैं, तो ऐसे में वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे राहु का स्वामित्व पाता है, बहुत ही अच्छे राहु के फल उस व्यक्ति को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो वह अभिनय की लाइन में भी बहुत, जैसे कि मैंने कहा फिल्म लाइन में भी बहुत अच्छा कर सकता है। अब मैंने साथ में आपको कहा राहु और शुक्र, देखिए मीडिया तो मैंने आपको बता दिया कि राहु है, बुध का भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक रोल आता है। पर अगर मेनली देखा जाए तो राहु और वीनस हमें क्या देता है, वीनस हमें पॉपुलैरिटी देता है, वीनस हमें ब्यूटी देता है, वह हमें एक होता है ना कि देखिए अगर आप एक फिल्म लाइन में है, चाहे वह हीरो हो या हीरोइन हो, उन दोनों का प्रेजेंटेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। वह ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि बोलते हैं ना अगर चार लोगों में खड़े हैं तो अलग ही दिखें। बिल्कुल। तो वह उस ब्यूटी का कारक, उस पर्सनैलिटी का कारक बहुत हद तक शुक्र ग्रह होते हैं। राहु
राहु छल है, राहु एक्टिंग है, राहु दिखावा है। तो जब राहु और शुक्र का यह कॉम्बिनेशन आता है, या राहु या शुक्र की स्थिति किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छी बैठी हो, उसी समय पर उसे वो दशाएं भी मिलें, सिर्फ बैठे होने से ही काम नहीं चलता। उसी मान लीजिए एक यंग एज में ही तो ये लोग सब मॉडलिंग में जाते हैं, तरह तरह के शूट्स के लिए ट्राई करते हैं, एड्स में काम करते हैं। उसी पर्टिकुलर एज में भी अगर उन्हें इन ग्रहों की, अच्छी स्थिति वाले ग्रहों की, राहु और शुक्र की दशाएं मिले, अंतर्दशाएं मिले, तो ऐसे लोग बहुत हद तक बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, बहुत अच्छा फेम कमाते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें नेहा जी, तो आजकल लोग एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब अगर हम देखते हैं कि कोई आदमी अगर अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकल गया है, या फिर कहीं किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में गया है, उसके बाद घर आने के बाद उसका रहता है कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरी पलकें भारी हो गई हैं। क्या आप नज़र की बात कर रही हैं? एक्चुअली मैं नज़र की बात कर रही हूँ। मतलब कई लोगों का ये होता है कि जो है पलकें भारी हो गई हैं, तबीयत खराब लग रही है, सर दर्द हो रहा है, कहीं मुझे नज़र तो नहीं लग गई है। देखिए कंचन जी, क्या है कि लोग ना नज़र को बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास के साथ जोड़े हुए हैं। लोगों को लगता है नज़र है तो मतलब एक वो अंधविश्वास वाली सोच बन गई है, टोटके और ये सब। देखिए नज़र बिल्कुल होती है, पर नज़र कहते किसे हैं, नज़र क्या होती है? देखिए नज़र सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी, किसी का भी नेगेटिव ऑरा जब हमारे पॉजिटिव ऑरा पे हावी होने लगता है। मान लीजिए हम किसी पार्टी में गए, जैसा कि अभी आपने बताया, और हम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, हमने बहुत अच्छे क्लोथ्स पहने हैं, ज्वेलरी, ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रही है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कई बार मन में ऐसा सोच लेते हैं कि देखिए ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, या एक अच्छी फैमिली से आते हैं। कई बार होता है कि लोग इस तरह का भी जो थॉट प्रोसेस होता है ना, जो उनकी थॉट्स हैं, वो ही हमारे ऑरा को नेगेटिव करता चला जाता है। बिल्कुल। और जब वह हमारा ऑरा नेगेटिव होने लगता है तो हमारी इम्यूनिटी लो होने लगती है। देखिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ का लॉजिकल साइंस है, लॉजिकल रीजंस हैं। जब वह हमारी नेगेटिविटी हम पे हावी होती है, हमारी इम्यूनिटी लो होती है, तो इम्यूनिटी लो होने के टाइम पे कोई भी छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ भी, चाहे वो हेडेक हो, आंखें भारी होना हो, या कुछ भी ऐसा मन में भारीपन है, सिर दर्द है, यह हम पे बहुत जल्दी हैवी हो जाता है। जब वह हमारे लो इम्यूनिटी की वजह से हैवी होने लगता है तो हमें लगता है देखिए हमें सामने वाले की नज़र लग गई। बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि लोगों की नज़र लगती है, पर वह लगती कैसे है वह मैंने आपको बताया कि उनकी नेगेटिव एनर्जी, उनकी जो नेगेटिव सोच हमारे लिए आती है, देखिए अच्छे लग रहे हैं या अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स हम पे भारी होने लगते हैं। तो उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, लो फील करने लगते हैं। कई लोग तो बिल्कुल बेचारे बेड में ही पड़ जाते हैं, बिल्कुल ही एकदम ऐसे हो जाते हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब देखिए इसी से मैं आपको रिलेट करके कहना चाहूँगी कि बहुत ही देखिए लोगों के मैंने बहुत से टोटके सुने हैं, बहुत कुछ सुना है, पर मैं एक बहुत ही आसान चीज़ बताऊँगी जो लोग भी इस चीज़ को कर सकें। देखिए क्या करना है आपको, जो नमक है ना, नमक एक बहुत ही ज़्यादा ना मैं कैसे बताऊं कि आपकी नेगेटिव ऊर्जा को हटाने वाला बताया गया है, चाहे वह शरीर से हो, चाहे वह थॉट से हो। तो आप नमक एक मुट्ठी में लें, शाम के समय आपको ये करना है, और एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से, एंटी क्लॉक यानी कि उल्टी साइड से आपको 7 बार अपने सर से घुमा के, और इसको तब आपको पानी में, वॉश बेसिन में आप इसको प्रवाह कर दीजिए। अगर आप यह करेंगे तो वह नेगेटिव जो एनर्जी होती है उसको नमक काफ़ी हद तक खींच लेता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप एक फिटकरी का टुकड़ा लें। देखिए फिटकरी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। फिटकरी को आप रात को अपने जिस भी तकिए पर आप सर रख के सोते हैं उसके नीचे किसी छोटे कागज़ में या किसी कपड़े में आप एक छोटा फिटकरी का छोटा सा आप टुकड़ा रखें, और उसको ऐसे करके आप अपने पिल्लो के नीचे रखकर सो जाएं। यह भी क्या करती है, जिस समय देखिए क्या होता है, जिस समय हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो एनर्जीज हैं वह बहुत ज़्यादा काम होती हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड पोजीशन में होती हैं। हम खुद भी रिलैक्स्ड होते हैं उस समय पर। जब ये नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग्स में होती हैं तब यह फिटकरी भी उनको आपके चारों तरफ से खींच के अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो नेक्स्ट डे आप उस फिटकरी को लीजिए। अगर देखिए वेदर बाहर अलग है, वेदर से बहुत फर्क पड़ता है, कई बार वह फिटकरी थोड़ा घुल भी जाती है, और अगर वह नहीं भी घुलती है तो आप उसको पानी में कहीं पर भी वॉश बेसिन में आप उसको प्रवाह कर दीजिए, यानी कि बहा दीजिए। यह भी नज़र से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं नेहा जी की नज़र उतारने के अलग अलग टोटके लोगों ने शुरू कर दिए हैं कि वो मिर्च लेके वो लोग जो है चौराहों पे जाके घेर देते हैं। हम देख रहे हैं छोटी छोटी सी, अब चौराहे पे जाते हैं तो कहीं डॉल पड़ी हुई है, कहीं पर किसी तरह की चीज़ें पड़ी हुई पूरा है। जादू टोना ही हो गया। हाँ हाँ, तो इन सब का कोई काट भी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि जादू टोना टोटके ये सब भी बहुत ज़्यादा अब हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या इसका कोई काट का कोई उपाय? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, तो जो भी लोग ये जादू टोना या जो भी ये करते हैं, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अगर आप यह कर रहे हैं या आप करवा रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप अपना कर्मा खराब कर रहे हैं। आप अपने आने वाले कल में अपने लिए अपने हाथ से ही गड्ढा खोद रहे हैं। आज अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको उसका फल ना दें। बिल्कुल। सबसे पहले तो इन चीज़ों से डरिए, भगवान से डरिए। जो भी लोग ये सुन रहे हैं, देखिए अगर किसी की मदद के लिए कुछ किया जा रहा है, मान लीजिए किसी को बेचारे को कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है, अगर ऐसी कोई सिद्धि का प्रयोग करके किसी की हेल्थ अच्छी की जा सकती है, किसी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या कोई बेचारा किसी ऐसे कोई कोर्ट केस में, क्योंकि बहुत तरीके की सिद्धियां, पूजाएं, पाठ, बहुत कुछ होता है। अगर कोई गलत किसी केस में फंस गया है, उसे उस केस से बाहर निकाला जा सकता है। कोई होता है ना, बहुत बार लोगों पे नाम लग जाता है और बेचारे लोग सालों साल परेशान रहते हैं। अगर ऐसी सिद्धियां किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग में की जा रही हैं तो मैं मानती हूँ कि वह फिर भी ठीक है। मान लीजिए आप किसी को, एक बोलते हैं ना, इंसान बेचारा बेड पर पड़ गया है, बीमार ही रहता है, उसको कोई दवाई नहीं लग रही है, और क्या पता उसे किसी की हुई सिद्धि का वह फल मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए और वह ठीक हो जाए। उस कंडीशन में तो यह ठीक है। पर अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के घर को तबाह करने के लिए, किसी को फाइनेंशियल, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अरे ये इतना राइज कैसे कर रहा है, रिश्तेदार ही आपस में जलने लगते हैं, रिश्तेदार ही बहुत कुछ नेगेटिव कराने लगते हैं, वह बिल्कुल गलत है। आप सोच ही नहीं सकते कि इस एक करे हुए कर्म का आपको जो बोलते हैं ना कि इसका जो फल है वो आपको कितना 100 गुना आपको नेगेटिव वे में आपको भुगतना पड़ेगा, भगवान को भरना पड़ेगा। वह कुछ भी हो सकता है, वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वह आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि देखिए जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इनका प्रभाव सबसे पहले कई बार खुद पर भी आ जाता है, रिटर्न बैक भी आपको बैकफायर भी करता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ और करना भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा है तो देखिए मैं बिल्कुल, आई एम टोटली अ रिलीजियस पर्सन, मैं अपने भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं या वो ऐसा कुछ देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगी, देखिए वो अपने राइट पैर में एक काला धागा बांधे। ठीक है, ये मैंने क्यों कहा, जिस तरीके से हमें नज़र लगती है, कहते हैं ना, देखिए वो कितना सुंदर लग रहा है, उसे नज़र लग गई, वो उसकी पर्सनैलिटी कितनी चार्मिंग लग रही है, उसे नज़र लग गई। यही नज़र हमारे बढ़ते हुए कदमों को भी लगती है, यानी कि जो हमारी सक्सेस है, जो हमारी ग्रोथ है। लोग चिढ़ते हैं, देखिए उसने तो इतना राइज कर लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। अरे वो कल तो वो कुछ भी नहीं था, आज वह एक करोड़पति बन गया है, पता नहीं वो ऐसे कैसे कर रहा है। ये जो थॉट्स, ये जो यूनिवर्स में जो थॉट्स घूमते हैं, वह जो आपके साथ नेगेटिव करना चाह रहे हैं, तो आपके बढ़ते हुए कदमों को, आपकी बढ़ती हुई सक्सेस ग्रोथ को नज़र ना लगे, उसके लिए आप एक अपने नाम से अभिमंत्रित करा हुआ काला धागा शनिवार के दिन आप अपने सीधे पैर में बांधें। क्योंकि देखिए जब भी हम चलते हैं, हम सबसे पहले अपना सीधा पैर आगे बढ़ाते हैं। दूसरा मैं कहूँगी, जैसा कि हमने कहा जादू टोने की काट, देखिए मैं कहूँगी इससे बढ़िया उपाय कोई और हो ही नहीं सकता है। अच्छा, जो लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा सभी असुरों का नाश करने वाली, सभी नेगेटिव एनर्जी का नाश करने वाली मानी गई हैं और अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। तो मैं कहूँगी देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आप करें ही करें, और जिन पर भी ऐसी कोई
कुछ भी ऐसा कोई जादू टोना हो गया है, कोई ऐसी क्रिया की गई है, वह सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करें। और ये मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कि ये कितना प्रभावशाली, कितना अच्छा पाठ है। देखिए क्या है कि ये सिंपल पाठ नहीं है, यह कोई आम पाठ नहीं है, यह एक ऑलरेडी सिद्ध एक कॉन्वर्जेशन, एक संवाद है जो शिवजी ने पार्वती माता को बताया था। तो यदि किसी के ऊपर कोई उच्चाटन हुआ है, कोई ऐसा कोई वशीकरण हुआ है, कोई जादू हुआ है, टोना हुआ है, तो उसकी जब आप ये कहते हैं कि देखिए माँ हमें इन चीज़ों से बाहर निकालिए, जब आप यह सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ रोज करते हैं तो माता रानी आपको इस नेगेटिविटी से, मैं मानती हूँ देखिए नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करना भी आसान नहीं है, बिल्कुल, पर बहुत ही जल्द मैं यह मानती हूँ कि इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। तो आप इस पाठ को ज़रूर करें। जो भी लोग इस पाठ को करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज जल्दी से भारी ही नहीं होती हैं। इसके साथ ही नेहा जी ये भी कहा जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि हम पैर में अगर काला धागा पहन लेंगे तो बहुत से मतलब ये काट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा उपाय है। लेकिन बहुत से ज्योतिषों का ये कहना है कि पैरों में काला धागा नहीं बांधना चाहिए। क्या आप इसे सही मानती हैं? देखिए अगर जिन लोगों को नज़र की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बांध सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यह जो लोगों की नज़र होती है ना, लोगों की जो हाय होती है, आपने कभी सुना है इसके बारे में? एक अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ इंसान, एक अच्छा आगे बढ़ता हुआ इंसान, एक खुशहाल परिवार बहुत बार बिल्कुल माइनस में चला जाता है। वह होती है लोगों की नज़र, उनकी नेगेटिविटी, उनकी हाय। अरे ये इतना आगे क्यों बढ़ गया, अरे ये इतना राइज क्यों कर रहा है। तो ये हाई जो होती है वह इंसान को ले डूबती है। उस कंडीशन में देखिए क्या, मैं आपको इसका लॉजिकल भी रीज़न भी दे देती हूँ। हम इसको पैर में बांधते हैं कि हमारी सक्सेस को नज़र ना लगे। काला धागा जो होता है वह शनि, राहु, केतु और इन पाप ग्रहों का प्रतीक है। यानी कि आप कहीं ना कहीं जब आप इस धागे को बांधते हैं तो यह उनकी जो बोलते हैं ना एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को सपोर्ट भी करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। अच्छा, इनकी जो एनर्जीज आपके साथ आती हैं, देखिए शनि, राहु और केतु यह पाप ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों की जो पाप जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, यह उसका इस तरीके से काट करती है, क्योंकि ऑलरेडी पाप ग्रहों को हमने अपने पैरों में, हम कहेंगे कि उनका एक प्रतीक, एक उनका एक रूप हमने अपने पैरों में बांध लिया है। तो वह कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी हद तक ख़त्म करती है। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर अब आपसे पूछूं कि मैम बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर हम देख लें तो छोटे बच्चों को भी नज़र लग जाती है। छोटे बच्चों के साथ भी होता है कि बच्चा जैसे हुआ, उसे उसके पेरेंट्स कहीं पर लेकर गए तो बच्चे को नज़र लग गई। तो क्या ये काला धागा छोटे बच्चे भी बांध सकते हैं जी अपने पैर जी में? जी बिल्कुल बांध सकते हैं। इसमें कोई देखिए कोई ऐसा हम कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक सिर्फ एक एज एन, आप इसको एक एज एन रेमेडी देख सकते हैं कि हम एक कहते हैं ना कि काले रंग पर एक नजर आके रुक जाती है, क्योंकि मैंने कहा ये शनि, राहु, केतु इनका प्रतीक है, तो आप बिल्कुल छोटे बच्चों को पैर में बांध सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर पूछे, जैसे मंगल की हम बात कर रहे थे कि मंगल जो होता है बड़ा पावरफुल होता है और 2025 जो है वो मंगल का ही आपने बताया कि बड़ा प्रभाव रहेगा उसमें। तो 2025 में ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिसको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये आप थोड़ा सा बताइए। देखिए अगेन मैं कहूँगी कंचन जी की राशियाँ तो ठीक है, हर राशि पे हर ग्रह के गोचर का अलग अलग प्रभाव होता है। अब मान लीजिए मैं आपको एक पर्टिकुलर कोई राशि अगर बता भी दूं, जैसे कि मैं बहुत सी वीडियोस अभी आजकल देख रही हूँ कि ये राशि वाले हो जाएं सावधान, ये राशि वाले, पर देखिए डिपेंड करता है ना कि उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। मान लीजिए आज एक मैं राशि की आपको प्रेडिक्शन भी देती हूँ, पर मैं किसी एक एज एन इंडिविजुअल का चार्ट नहीं जानती हूँ। आज मेरी एक प्रेडिक्शन अगर किसी के लिए गलत साबित होती है तो ऐसी प्रेडिक्शन करने का कोई फायदा ही नहीं है। यदि मेरे सामने कोई एज एन इंडिविजुअल आए, मैं देखूं उसकी मंगल की स्थिति कैसी है, उसकी चंद्र राशि क्या है, उसकी दशाएं कैसी चल रही हैं, क्या उसकी कुंडली में शनि की 7.5 का योग भी है, क्या उसकी शनि की स्थिति कैसी है, उन सभी चीज़ों का एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन जब बनता है तब कोई प्रेडिक्शन बताई जाती है। जैसा कि मैंने शनि की 7.5 के लिए कुछ राशियों के बारे में बताया, तो वह फिक्स्ड हैं, वो फिक्स्ड हैं कि जब इस तरीके से इस ग्रह के ऊपर शनि की 7.5 आएगी तो उनके आगे और पीछे वाली राशियां भी उनसे इफेक्ट होती हैं, तो दे आर फिक्स्ड।
इसलिए मैंने उनकी प्रेडिक्शन बताई। पर अगर मैं अदर प्लैनेट्स की बात करूं तो हर राशि का अपना अपना एक गोचर है, अपना एक भाव है। किसी की कुंडली में ग्रह अलग स्थिति में बैठे हैं, किसी की कुंडली में वह नीच स्थिति में बैठे हैं, किसी की कुंडली में वह मान लीजिए लगन कुंडली में बहुत उच्च के हो गए, नवांश में नीच के हो गए। कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रेडिक्शन करनी चाहिए जो ओवरऑल सबके लिए एक मैं अच्छी प्रेडिक्शन दूं। नेहा जी, अगर मैं ग्रहण की बात करूं तो ग्रहण से भी लोगों को बड़ा डर लगता है, तो ग्रहण का हमारी कुंडली पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन किया है कंचन जी। जिस तरीके से ग्रहण एक आम इंसान के, बोलते हैं ना, जब ग्रहण लगता है तो सभी के जीवन पर एक प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में भी ग्रहण लग जाए, ग्रहण दोष लग जाए, तो यह उस व्यक्ति के जीवन को ही ग्रहण लगा देते हैं। देखिए, होता क्या है, यह किस स्थिति में बनता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए किसी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं और सूर्य के साथ राहु भी युति करें, तो ऐसे में यह उसकी कुंडली में ग्रहण योग बन गया। एक तरीके से कहेंगे ग्रहण दोष लग गया। चंद्रमा के साथ राहु आ गए, ग्रहण लग गया। इस तरीके से जब यह कुंडली में ग्रहण बनते हैं, अंगारक योग बनते हैं, यह ग्रहण जीवन में उस व्यक्ति को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। देखा जाता है, हम लोग इतने लोगों की कुंडलियां देखते हैं, हम देखते हैं व्यक्ति की जो कुंडली होती है वह इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रभावशाली, इतनी मजबूत होती है कि उसके और ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होती है, दशाएं भी अच्छी मिल रही होती हैं, पर कहीं ना कहीं यह ग्रहण बने होने के कारण जो उसको एक स्टेटस मिलना चाहिए, जो उसको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए, जैसा उसको परिवार खुशहाली मिलनी चाहिए, उन सभी चीज़ों में, उन सभी खुशियों में यह ग्रहण बन जाता है। यह ग्रहण अपना बहुत ही नेगेटिव प्रभाव उस व्यक्ति को देता है। मान लीजिए वह अपना 1000% दे रहा है तो उसे वह 1000% उसको रिटर्न बैक नहीं होता। 1000% अगर उसने कोशिश करी है तो उसको हार्डली उसकी कुछ ही परसेंटेज उसको रिटर्न में मिलती है। ऐसे लोग देखा जाता है। देखिए, सूर्य के साथ राहु की स्थिति यह भी दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बार अपने फादर को भी डिसरिस्पेक्ट करता है। फादर, क्योंकि देखिए सूर्य का कारक है, फादर के साथ सोच नहीं मिलती है ऐसे व्यक्ति, क्योंकि देखिए सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य मान सम्मान का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है। लोग इसको सरकारी नौकरी से भी रिलेट करके देखते हैं। जितने भी हमारे जो ये एक अच्छे सेक्टर्स हैं, चाहे वह आईएएस, आईपीएस, जितने भी हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें बहुत ही अच्छा उच्च पद दिलवाने का काम सूर्य करते हैं। तो बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति इस फील्ड में, या फिर मैं कहूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, अच्छा नहीं कर पाते हैं। चाहे वह अपनी लाइफ में जितने मर्जी एग्ज़ाम्स दे लें, जितना कोशिश कर लें। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में ऑलरेडी सूर्य को ग्रहण लग गया है। अब अगर देखिए वह कोशिश भी करना चाहें तो सूर्य उनको वह मान सम्मान, वह प्रतिष्ठा नहीं देता है। कहीं ना कहीं अगर इन ग्रहों की, मान लीजिए सूर्य की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, या राहु की महादशा अंतरदशा आ गई, ऐसे में वह व्यक्ति डीफेम भी देखता है। क्योंकि मैंने कहा ग्रहण है, तो ग्रहण जो होता है यह उस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को हावी कर देता है। यह एक तरीके से ऋण होते हैं। हमने अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, जो भी हम नेगेटिविटी अपने साथ ला रहे हैं, जो नेगेटिव करके आए हैं, उसके आधार पे ये जो ऋण बनते हैं, जब तक हम इनका सॉल्यूशन नहीं करते हैं, प्रॉपर हम इनकी रेमेडीज़ नहीं करते हैं, तब तक हमें इनका, एक कहते हैं ना, इनका दुष्प्रभाव कम नहीं होता है। कम नहीं होता है। जी, ठीक है। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें धन की, जैसे जी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि धन का कैसे पता चलता है, कुंडली में किस भाव से पता चलता है धन का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कुंडली में जो हमारा द्वितीय भाव होता है और हमारा 11th हाउस, यानी कि 2nd हाउस एंड 11th हाउस, यह दोनों ही धन के कारक हैं। इन भावों का आपस में कॉम्बिनेशन होना, यदि मान लीजिए द्वितीय जाके 11th हाउस में बैठ जाए, या एकादशेश यानी 11th हाउस का लॉर्ड जाके धन भाव में बैठ जाए, यह बहुत अच्छे धन कारक योग बनाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे योग और भी होते हैं जो धन के योग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश, यानी कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का मालिक जाके इनकम भाव में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वह व्यक्ति अपनी मेहनत से अर्निंग प्राप्त करेगा, अपनी मेहनत से उसको तरह तरह के सोर्स मिल सकते हैं।
पंचमेश यानी पंचम भाव यानी विद्या भाव का स्वामी, पंचम भाव और अगर 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बने, वह यह कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, यदि यह ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं या इनके जो लॉर्ड हैं वह एक दूसरे के साथ युति कर रहे हैं, इस तरीके से, और ये मान लीजिए इन दोनों ग्रहों के स्वामी एक साथ बैठ गए। पंचम यानी कि आपकी शिक्षा, आपने जो भी शिक्षा ग्रहण करी है, आप जिस भी प्रोफेशन में आगे जाएंगे उससे होने वाली इनकम, तो पंचम और 11th का कॉम्बिनेशन भी आपको कहते हैं धन अर्निंग में बहुत ज़्यादा यानी कि इनकम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसी तरीके से बहुत सारे तरह तरह के योग बनते हैं जो व्यक्ति को धन अर्जित करने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में यह एक बहुत ही बड़ा राजयोग भी माना जाता है यदि नवम भाव और दशम भाव, क्योंकि नवम भाव से भी बहुत बार, क्योंकि हमारा भाग्य है, जब हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करता है तो हमारे पास धन आता है। यदि नवम भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठ जाए और वह कहीं ना कहीं 10th हाउस के साथ भी यानी कर्म भाव के साथ भी कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है उसका भाग्य खुलता है, यानी कि 9th हाउस से उसका कनेक्शन आ गया, और जब उसका कर्म वह करता है, भाग्य उसको सपोर्ट करता है, तब उसे इनकम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो हम देखते हैं कि जो इंसान को कभी भी धन का फ्लो कम नहीं होने देते। चतुर्थ और द्वितीय भाव का भी कॉम्बिनेशन, चतुर्थ यानी फोर्थ, जिससे हम सुख देखते हैं। सभी आज के कलयुग में देखिए हम सभी तरह के सुख कैसे देख सकते हैं, वह हम धन से भी देखते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे धन से देखते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी भी अगर 11th हाउस के स्वामी के साथ कॉम्बिनेशन बनाए, योग बनाए, तो ऐसे में भी व्यक्ति बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं और बहुत नाम भी अर्जित करते हैं। नेहा जी, इसके साथ ही हम देखें बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल जिनका जन्म होता है उसके बाद कई बच्चे होते हैं जो 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब बच्चे होते हैं तो उनकी तबीयत खराब ही रहती है। कुछ बच्चों को नर्सरी में रखा जाता है, लेकिन वो एक पीरियड होता है, 10-15 दिन में बच्चा ठीक हो गया। लेकिन बहुत से हमने बच्चों को देखा है जो लॉन्ग लास्टिंग बीमार पड़ जाते हैं, जिनको ठीक होने में लगभग लगता है कि नहीं, इस बच्चे की तो 2-3 साल से दवाइयाँ ही चल रही हैं, या इसका ट्रीटमेंट अभी 5 साल चलेगा, डॉक्टर्स ने बोला है। तो ये क्यों होता है? देखिए क्या होता है कंचन जी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले तो हमें बच्चों का जो बर्थ चार्ट है वह दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी की नॉर्मल कंडीशन चल रही है, स्मूथ लाइफ चल रही है, बच्चे की हेल्थ भी सही चल रही है, तो हमें चार्ट नहीं दिखाना चाहिए। बट अगर इन केस अगर किसी को जैसा कि आपने बताया कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म के साथ ही उनको किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है, किसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर बच्चे को रहती है, क्योंकि उनका एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है। उनके लिए एक बिल्कुल नया एक कहते हैं ना, एक नए एम्बियंस में वह आ जाते हैं, उनको वेदर इफेक्ट करता है, तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती हैं। बट अगर किसी को मेजरली प्रॉब्लम होने लगे, बच्चा ठीक ही नहीं हो पा रहा है, बच्चा बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना एकदम लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन हो गई है, तो ऐसे में अपने बच्चे की कुंडली ज़रूर दिखाएं कि क्या रीज़न है जिस वजह से वह बार बार बीमार पड़ रहा है, जिस वजह से उसे बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, या कहते हैं ना वह बेचारा कष्ट झेल रहा है। देखिए अगर मैं हमारे ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष में हम इसे अरिष्ट योग कहते हैं। अच्छा, जी हाँ, अरिष्ट योग यह कैसे बनता है? बेसिकली जब भी हमारा जो लगन यानी कि उस बच्चे का जो लगन यानी उसका जो अपना शरीर है, उसका जो अपना ऑरा है, पर्सनैलिटी है उस बच्चे की, व्यक्तित्व, उसका स्वामी जाके जब अष्टम भाव में बैठ जाए यानी कि कुंडली के 8th हाउस में बैठ जाए, तो यह बहुत बार उस बच्चे को जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट दे देता है। बहुत बार ये जो अरिष्ट है, यह मान लीजिए बच्चा आज पैदा हुआ है, उस समय उसने हेल्थ इश्यूज फेस किए, या फिर इसका आपस का कॉम्बिनेशन भी, मान लीजिए लग्नेश जाके अष्टम में बैठ गया, अष्टमेश जाके लगन में बैठ गया, या फिर लग्नेश अष्टम भाव में दूसरे किसी पाप ग्रह के साथ युति कर रहा है, या कोई पाप ग्रह लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं और लग्नेश जाके अष्टम में बैठ जाए, कहीं ना कहीं चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाए, तो ऐसे में वह बच्चे की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं और इसे हम अरिष्ट कहते हैं। अच्छा। तो यह क्या होता है, यह कुछ समय, मान लीजिए शुरू के समय में हेल्थ इफेक्ट करता है, बहुत बार यह बच्चे को 5 से 6 साल की उम्र तक भी इफेक्ट करता है, और बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे को यह 8 से 12 साल की उम्र तक भी इफेक्ट करता है। अच्छा। तो यह मेजरली इफेक्ट्स उसको परेशान ना करे, यह कष्ट उसे परेशान ना करे, तो उसके लिए जो भी उस बच्चे की कुंडली के अकॉर्डिंग सुटेबल रेमेडीज़ हों उनको ज़रूर करें, क्योंकि देखिए
यह जब योग बनता है तो आपको अपने बच्चे की एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बचपन के समय में ही, अरिष्ट का मतलब ही यही होता है कि बचपन के समय में ही यह उसको वह बीमारी या वह दुख तकलीफ दिखा रहा है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है लाइफ टाइम तक कहीं ना कहीं बच्चे की हेल्थ पर रहता है, पर उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहता है जितना उसे वह वो अर्ली एज में झेलना पड़ता है या फेस करना पड़ता है। इसके साथ ही नेहा जी, हम अगर देखें तो हमारे कल्चर में जो हमारी माँ होती है वो सब सर्वप्रथम है, उसको सबसे पहले कहा गया है कि आप ईश्वर से पहले भी अपनी माँ को पूजें, आपकी माँ सबसे पहले है। तो मैं इस पर आपसे 2 सवाल पूछूंगी। एक तो ये कि माँ का जो भाव है वो कैसे पता चलता है हमारी कुंडली में। दूसरा ये कि बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी अपनी माँ से ही खटपट रहती है, अनबन रहती है ना, उनकी बनती नहीं है आपस में। तो ये कैसे कुंडली में पता चलता है, इसका थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपने अगेन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि बिल्कुल देखिए हमारे कल्चर में, कह लीजिए हम किसी भी कल्चर की बात करें, माँ को सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि एक वही है जिन्होंने हमें पैदा किया है। आज हम कुछ बन पाए हैं, आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा अगर मैं कोई कहती हूँ क्रेडिट देंगे तो हम अपनी माँ को देंगे। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया या हमें जो शिक्षा दी, जो हमें मैनर्स दिए, या जो भी उन्होंने हमें सिखाया, आज हम वही हैं एक्चुअली। और वही हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी परवरिश में हमें मिला होता है। और देखिए, मैं तो बहुत ही, मुझे अच्छा लग रहा है आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और वह भी मेरे साथ हमेशा, एक कहते हैं ना, एक बिल्कुल रॉक की तरह मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। तो मुझे आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, और मैं ज़रूर आपको इसका मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, कुंडली में चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सुख को दिखाता है, मानसिक संतुष्टि को दिखाता है। और अगर मैं बात कर रही हूँ माँ की, तो माता का भी जो मुख्य भाव वह चतुर्थ भाव ही कहा गया है। चतुर्थ भाव यानी कि सुखों का भाव, माता से मिलने वाला प्रेम का भाव, माता से आपके रिलेशन कैसे हैं वह आपके 4th हाउस से पता चलेगा। उनकी हेल्थ कैसी रहेगी वह 4th हाउस से पता चलता है। क्या उन्हें कोई मानसिक चिंता रह सकती है या कोई टेंशन्स रह सकती है, वह चतुर्थ भाव से पता चलता है। आपकी उनसे सोच मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके आपके साथ कैसे संबंध रहेंगे, क्या वो आपको प्यार करेंगी या नहीं करेंगी, आप उन्हें कितना प्यार करेंगी, या कोई उनके साथ कोई मेजरली कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा होने के चांसेस, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव, यह सब कुछ हमें चतुर्थ भाव से पता चलता है। अब देखिए, कई जगह देखा जाता है कि कुछ लोगों में माता के साथ संबंध अच्छे ही नहीं होते हैं, चाहे उनकी माँ उनके साथ कितना भी अच्छा करें, चाहे वह अपनी माँ के साथ कितना अच्छा करें, पर एक जो प्यार, एक जो ममता वाला भाव होता है वह दोनों में आ ही नहीं पाता है। चाहे उसे विचारों का मतभेद कह लीजिए, चाहे उसे, कहते हैं ना, कई बार बच्चों को लगता है कि माँ तो दूसरे वाले बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है और हमें कम पूछती हैं, या हमें कम प्यार करती हैं, या कोई भी रीजंस, बहुत बार प्रॉपर्टी के रीजंस भी आ जाते हैं। कि देखिए, आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि जो रिलेशन से ज़्यादा इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्वता देते हैं। तो देखिए, बेसिकली यदि 4th हाउस में केतु ग्रह बैठ जाएं, केतु ग्रह की यहाँ स्थिति दिखाती है कि उस व्यक्ति की कुंडली में मातृ ऋण दोष बन रहा है। यह मातृ ऋण दोष उस व्यक्ति का अपनी माता के साथ संबंध खराब कराता है। बहुत बार देखा जाता है कि माँ जो होती है वह बहुत बार लाइफ थ्रेटनिंग कष्ट भी देखती है। इस हाउस में केतु की स्थिति यह दिखाती है कि माँ की कोई छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है, माँ को कोई मेजरली कष्ट भी हो सकता है वह मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखें, पर वह जब दशाएं उनको नेगेटिव मिलती हैं और उनके और ग्रह भी नेगेटिव होते हैं, पर यह मातृ ऋण दोष जो है, यह व्यक्ति को माता के साथ कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, एक जो प्यार उन्हें मिलना चाहिए उसमें कमी लेकर आता है, अभाव लेकर आता है। कोई भी रीज़न बन सकता है, हो सकता है माता से डिस्टेंस दे दे किसी भी रीज़न से। मान लीजिए कोई लड़की शादी करके घर आई है और वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं रहना चाहती, मुझे अलग रहना है। बहुत ही अर्ली एज में आपने अलग रहना शुरू कर दिया, तो ये माता से डिस्टेंस हो गया। या विचारों का ना मिलना, यह सब मातृ ऋण के बहुत ज़्यादा। अब देखिए, मातृ ऋण दोष बनता कैसे है। यदि आपने अपने पिछले जन्म में
किसी अपनी माता को या किसी की भी माता को दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, उन्हें वृद्धाश्रम में परेशान होने के लिए छोड़ दिया हो। और कई बार यह भी देखा गया है, यदि आपने किसी स्त्री को, कहते हैं ना, किसी विधवा स्त्री को परेशान किया हो, या आपने किसी स्त्री का, ऐसे कोई, मान लीजिए कई लोग होते हैं कि अगर लड़की है तो वह उस बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं, ऐसी कंडीशंस में अबॉर्शन करा दिया हो, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें यह मातृ ऋण दोष आपकी कुंडली में बनकर आता है। और यह आपको बहुत हद तक, लाइफ टाइम तक, देखिए जब माँ ही सुखी नहीं होंगी, मैंने बताया ना, इसी कुंडली, इसी भाव से हम आपके सुख भी देखते हैं, आपका स्टेटस, आपकी शोहरत, आपका एक बोलते हैं ना लग्जरी लेवल भी हम इस भाव से देखते हैं। जब यह भाव पीड़ित हो गया तो वह आपको सभी तरह से दुखी करता है। अब देखिए मैं बहुत ही, क्योंकि देखिए मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, मुझे सभी की माताओं से बहुत प्यार है, तो मैं इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय दूंगी और मैं चाहती हूँ कि लोग उसको बहुत ही साथ बिलीव के साथ करें। देखिए क्या होता है कि आपको एक चांदी का सिक्का लेना है और उसे, जब पानी, बोलते हैं ना चलता हुआ पानी है, चलते हुए पानी में आप उसको पूर्णिमा के दिन प्रवाह करें। अच्छा। यह आपके पिछले जन्म के ऋण को और इसके दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करता है। आप देखेंगे अगर आपकी माता को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, उसमें उनको इम्प्रूवमेंट लगने लगेगी। अगर कोई कष्ट वह झेल रही थी, उससे वह बाहर निकलेंगी। अगर आपका आपसी बॉन्ड खराब हो रहा था, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और सबसे आसान मैं कहूँगी, अपनी माँ को सुने, उनको समझें, उनके रिस्पेक्ट करें। जब आप उनको सुनते हैं, समझते हैं, तो कुंडली के आधे ऋण, आधे दोष तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ नेहा जी ऐसा भी है कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है कि अपनी माता को समझना सुनना भी होगा, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि आजकल के बच्चे जो है उनके पास टाइम ही नहीं है, अपने पेरेंट्स को देने के लिए ही टाइम नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि इस पर आप एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें ऐसे लोगों को जिनके पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, कि वो एटलीस्ट अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालें। देखिए मैंने कंचन जी बहुत से लोगों को कहते हुए सुना कि काश हमारे पास और समय रहता तो हम अपने पेरेंट्स के लिए ये करते, हम उनके लिए, हम उन्हें ऐसा कुछ गिफ्ट करते, या हम उनके लिए कुछ अच्छा करते, हम एक उनको नाम कमा के देते, एक उनको शोहरत वाली एक अच्छी लाइफ देते। उन्होंने बहुत कुछ देखा पर हम उनके लिए ये करते, वो करते। ऐसी बहुत सी बातें मैंने सुनी हैं, पर वो बातें बाद में सिर्फ काश ना रह जाएं। एक ऐसा समय आएगा, यह एक जीवन का एक ऐसी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, कि जो आया है उसे जाना है। बिल्कुल। यह बातें सिर्फ काश होके ना रह जाएं, कि काश हम कर पाते, काश मैंने उस समय निकाला होता, काश मैंने अपने बिजी शेड्यूल से एक फ़ोन मम्मी को कर लिया होता, या काश मैं 5 मिनट अपने 24 घंटे के शेड्यूल में से, देखिए हम आम तौर पर रील्स, मोबाइल, फ़ोन इतना कुछ देखते हैं, हमें इतना मी टाइम चाहिए होता है, उस मी टाइम में से हमने सिर्फ 10 मिनट अपनी माँ के पास बैठ गए होते, उन्हें सुन लिया होता, समझ लिया होता, तो वो काश आपको बाद में ना करना पड़े। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वह समय आप आज उन्हें दें। बिल्कुल। जब वह आपसे बहुत दूर जा चुके होंगे, जब वह सुनने समझने के लिए आपके पास ही नहीं होंगे, तब आप उस काश का क्या करेंगे। बिल्कुल। आज आप उन्हें समय दें, आज आप उन्हें सुने, उन्हें समझें, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन, उन्होंने अपना पूरा समय, लाइफ टाइम सिर्फ आपको दिया है। तो आप कोशिश करें कि आप उस समय को उन्हें दें, और उनके लिए जो ज़रूरी है, यानी कि आपका समय। देखिए आपका धन, आपका कोई भी ऐसा स्टेटस, कोई भी चीज़ उन्हें सुख नहीं दे सकता जो आपका समय या आपकी फीलिंग्स उनको दे सकती हैं। तो बस यही मैसेज है कि अपनी माता के साथ संबंध अच्छे रखें, और उनका जिसके वो हकदार हैं वह समय उन्हें ज़रूर दें। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा नेहा जी आपसे बात करके, और इस पॉडकास्ट में भी बहुत मजा आया। उम्मीद करूंगी कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो बहुत कुछ आपसे सीखेंगे, और जो छोटी छोटी रेमेडीज आपने, जो उपाय आपने बताए हैं, इनसे भी उन्हें बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी थैंक यू सो मच कंचन जी, माय प्लेजर।